हेलो एंड वेलकम टू एमआर क्लासेस। आज अपन देखेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम ट्रांसपोर्टेशन, यानी ह्यूमन में तो सर्कुलेटरी सिस्टम, और कंप्लीट देखें तो ऑर्गेनिज्म में क्या देखना है अपने को, ट्रांसपोर्टेशन, है ना। कुछ बातें लास्ट क्लास में अपन ने करी थी कि जैसे ऑक्सीजन आई, है ना, किसको चाहिए, सेल को ऑक्सीजन चाहिए, तो सेल तक ऑक्सीजन जाएगी कैसे, लंग्स तक तो आ गई है। किस प्रोसेस से आई लंग्स तक, रेस्पिरेशन से आई या ब्रीदिंग से आई? ब्रीदिंग से आई। किससे आई? ब्रीदिंग से। रेस्पिरेशन तो सेल्यूलर लेवल पे होता है। अगर अपन अब ऑक्सीजन को लेके जाएंगे और सेल को देंगे तो वो क्या करेगी? रेस्पिरेशन। और अगर ऑक्सीजन कहाँ तक आई है? लंग्स तक आई है, और कार्बन डाइऑक्साइड अपन ने एक्सेल की है, तो ये प्रोसेस कौन सा हो जाएगा? ब्रीदिंग। और वन ब्रीथ इक्वल टू कितना होता है? वन एक्सेल प्लस वन इनहेल, है ना, इनहेल प्लस एक्सेल। ठीक है, तो अब अपन को देखना है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन में देखेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स, जैसे कल कुछ बातें की थी अपन ने कि अगर बात करें पेन किलर ले रहे हैं अपन, है ना, पेन किलर ले रहे हैं, सर दर्द कर रहा है ना, खाई पेट में चली गई, ठीक है, बट काम कहाँ कर रही है? ब्रेन पे, है ना। तो वो कैसे काम कर रही होगी, वहां तक पहुंची किससे होगी, है ना, वो सर्कुलेटरी सिस्टम का यूज किया अपन ने, ट्रांसपोर्टेशन से पहुंची। ऐसे कैसे? और अगर अपन बात करें तो जैसे मान लो कि खाना खाया, है ना, खाना कहाँ गया? माउथ यानी बकल कैविटी से, इसोफेगस से स्टोमक, स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, और रेक्टम से फिर अपन एनस से बाहर निकाल देते हैं। कहीं पे भी ऐसी बात नहीं आई कि यहाँ से क्या है कि वो डायरेक्ट कहाँ जा रहा है, डायरेक्ट ऑर्गेनिज्म तक, कोई ऑर्गन तक नहीं जा रहा है। तो बाकी ऑर्गन की कैसे अपन फुलफिल कर रहे हैं, तो वो होता है ट्रांसपोर्टेशन से। कि भाई जो विलाई थी अपन ने, है ना, विलाई पड़ी थी, विलाई जो होती है वो कैसे, किसको, ऑक्सीजन को एक पार्ट, सॉरी फूड को एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक लेके जा रही है। उन सब के लिए अपन ने कहा था लिविंग लिविंग ऑर्गेनिज्म need few necessary components like air, water, food for their survival। अपने को पता है अगर मैं नाक दबा दूं किसी का थोड़ी देर के लिए तो वो मर जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको एयर चाहिए, नेसेसरी है। मैंने बंद कर दिया, किसी को पानी दिया ही नहीं, तो भी मर जाएगा, कुछ दिनों बाद मर जाएगा। रीजन क्या है? क्योंकि नेसेसरी थिंग थी, वाटर मिल नहीं रहा है। ऐसे कैसे? फूड, है ना, कुछ टाइम के बाद में अगर फूड भी नहीं मिलता हो तो बॉडी मैकेनिज्म हो नहीं पाएगा, और बॉडी को क्या होना पड़ेगा? डेड होना पड़ेगा। बट ये तो हुआ लार्ज स्केल पे। अगर एक सेल की बात करें, किसकी? सेल की। सेल में अगर इन चीजों को अपन क्या करें, इनकी सप्लाई को रोक दे, एयर को रोक दे, वाटर रोक दे, या फूड रोक दे, तो वो भी डेड हो जाएगी। बट वो जल्दी डेड होगी एज कंपेयर टू एक ऑर्गेनिज्म, क्योंकि ऑर्गेनिज्म पूरा का पूरा क्या होगा? धीरे धीरे डेड होगा। पहले कुछ सेल्स डेड होगी, तब तक दूसरी सेल सर्वाइव करेगी, है ना। बट जैसे ही एक सेल की बात करें तो वो तो जल्दी डेड होगी, सीधी सी बात है। इसका बेस्ट एग्जांपल, अपन कई बार अपन यहाँ पे धागा बांधते हैं तो एकदम से कलर चेंज हो जाता है, यहाँ पे बहुत सारी दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। उसका रीजन भी क्या है? क्योंकि वहाँ सेल डेड होनी स्टार्ट हो सकती है, क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन की सप्लाई क्या हो रही है? कम हो रही है। ठीक है, तो कम होने पे ही इतना इफेक्ट हो रहा है, तो अगर ऑक्सीजन की सप्लाई जाए ही नहीं तो हालत खराब हो जाएगी। फूड जाए ही नहीं तो हालत खराब। कई बार देखा होगा तुम लोगों ने, कुछ लोग ऐसे चलते चलते एकदम से ऐसे वो झटका आ जाता है, कहते हैं ना, शुगर लेवल डाउन होता है अचानक से, मिर्ग नहीं, शुगर लेवल डाउन होता है, अचानक से पूरा शरीर सून पड़ जाता है। लकवा, जैसे लकवा सुना होगा तुमने, है ना, पैरालिसिस, पैरालिसिस हो जाता है ना। उस टाइम में भी बहुत से केसेज में वो पैरालिसिस अटैक नहीं होता जनरली, उसमें क्या होता है, लोगों की शुगर लेवल डाउन हो जाता है। इसका मतलब उनको फूड की डेफिशिएंसी हो रही है, यानी या तो फूड अंदर है तो भी उसका ब्रेकडाउन सही से नहीं हुआ होगा, एनर्जी प्रोड्यूस नहीं हो रही। दैट्स वाई वो क्या हो जाते हैं, एकदम से उनका कुछ पार्ट काम करना बंद कर देता है। उसका मतलब क्या हुआ? उस पार्ट में क्या नहीं हो रहा था? ग्लाइकोलाइसिस नहीं हो रहा था, या फिर रेस्पिरेशन हो नहीं पा रहा होगा, कुछ ना कुछ रीजन रहा होगा। जैसे गर्ल्स में चक्कर वगैरह आने लग जाते हैं, जल्दी चक्कर आते हैं इनको, क्योंकि इनमें हीमोग्लोबिन कम होता है, ऑक्सीजन कंटेनिंग जो पिगमेंट है वही कम है। तो इनको ऑक्सीजन ही कंटेंट कम करेगा, तो वो रेस्पिरेशन भी उनकी रेट क्या हो जाती है? धीरे हो जाती है। दैट्स वाई चक्कर वगैरह, यानी एनर्जी लेवल क्या होता है उनमें? लो होता है। इसीलिए तुम्हें आयरन वगैरह की टेबलेट्स खिलाई जाती है। कुछ लड़के होते हैं मोटे से दिखते हैं पर उनमें भी आयरन की कमी होती है ना, उनमें भी चक्कर वक्कर आने लग जाते हैं, कहते हैं कि सर इतना बहुत है, अब तो आगे मत पढ़ो। क्यों? क्योंकि उनमें आयरन कम है, अब तो घर जाना है सर, हेलमेट पहन लिया, है ना। ओह ठीक है। अब अपन देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द एनिमल इंश्योर दैट द एलिमेंट्स ब्रीथिंग, ड्रिंकिंग एंड ईटिंग, इन चीज़ों के लिए क्या चाहिए अपने को? सर्कुलेटरी सिस्टम होना जरूरी है। ईटिंग, फूड खा तो लिया, पर वो अगर सेल तक नहीं पहुंचा तो क्या खाया हुआ कोई काम आएगा? नहीं आएगा। आगे देखो,
required elements are the transport to the either body cell to the tissue by the transportation system. अपन सिस्टम देखेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम से कैसे एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक चीजें जा रही है. और इन प्लांट्स वेस्कुलर टिश्यू, कौन से वेस्कुलर टिश्यू इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टिंग ऑफ द सब्सटेंस. जैसे कि पढ़ा है 9th में अपन ने वेस्कुलर टिश्यू. 9th की बातें मत करो हमारे सामने, है ना. याद हो तो थोड़ा बहुत जाइलम एंड फ्लोएम पढ़ा था, है ना. जाइलम जो होता है वाटर और मिनरल्स का क्या करवाता है, ट्रांसपोर्टेशन. और फ्लोएम किसका करवाता है, फूड का ट्रांसपोर्टेशन. वही कौन से थे, वेस्कुलर टिश्यू. कौन से हैं, नेक्स्ट देखें अपन. अगर देखो अब ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन, ह्यूमन में ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वो सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहते हैं अपन इसको, कहते हैं ना बेटा. ठीक है, तो ये कह रहा है ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन इज डन बाय द सर्कुलेटरी सिस्टम. कौन से सिस्टम से, सर्कुलेटरी सिस्टम. ये किस किस से बना होता, कंसिस्ट बाय, है ना. तो अपन देखेंगे एक तो इसमें ब्लड आएगा, है ना, हार्ट आएगा और ब्लड कैपिलरीज या वेसल्स आएंगी, है ना. तो मेजरली 3 चीजें, और एक लिम्फ भी यूज कर सकते हैं, लिम्फ सिस्टम वगैरह. ठीक है, तो मेजरली कौन कौन है, ब्लड है, ब्लड वेसल्स है और हार्ट है. ठीक है, इन तीनों के बारे में अपने को अच्छे से पढ़ना है. एक बार ब्रीफली बात कर लेते हैं. ब्लड क्या होता है, ब्लड कौन सा टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू. शाबाश, कौन सा टिश्यू है, कनेक्टिव, है ना. फ्लूइड टिश्यू भी और कनेक्टिव टिश्यू. कनेक्टिव मतलब ये चीजों को जोड़ के रखता है ना. अगर एक पार्ट को दूसरे पार्ट से जोड़ने वाला तो मेजरली ब्लड ही जोड़ रहा है. इंटेस्टाइन में बना फूड, इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब हुआ फूड अगर मान लो कि पाँव की सेल तक ही जा रहा है तो लेके जाने वाला कौन है, ब्लड है. तो ब्लड क्या करेगा, इन सब चीजों को क्या करेगा, कंटेंट करेगा. ठीक है, यानी अपने कंधे पे उठाएगा और कहेगा मैं तेरे को लेके जाऊंगा, है ना. और जो ब्लड वेसल्स होती है उनके अंदर कौन दौड़ेगा, ब्लड दौड़ेगा. यानी वो तो पाथ है ना. ब्लड को फ्लो करने का पाथ कौन देगी, ब्लड वेसल. और हार्ट क्या है, हार्ट इज अ पंप. ये क्या है, एक पंप होता है. घर पे पानी की मोटर लगी रहती है, उसका क्या काम है, पानी को ऊपर भेजना या नीचे निकालना. या अगर भाई टंकी ज़्यादा भर गई है तो भी मान लो कि अपन टंकी में से पानी खाली करवाना चाहते हैं, मोटर वहां पे भी लगा सकते हैं, है ना. एक तरीके से पानी को पंप करने का काम कौन कर रही है, घर पे मोटर. ऐसे कैसे अपना हार्ट जो है वो भी सिर्फ और सिर्फ काम क्या करता है, किसको, ब्लड को पंप करने का. बाकी कोई काम नहीं है, कोई इमोशंस उससे नहीं जुड़े हुए हैं ना. दिल की बातें वगैरह कुछ नहीं होती, दिल बाकी कुछ भी नहीं समझता है. ध्यान रखना, है ना. ऐसे नहीं कि मेरे दिल पे लग गई, लग गई तो लग गई, क्या हो गया, है ना. वो धड़केगा, उसको तो धड़कना है. और यह ध्यान रखना, हार्ट एक ऐसी चीज है जो जिंदगी में कभी नहीं थकता. जिस दिन वो थक गया उस दिन सब कुछ थक गया, है ना. वो कहता ना मेरा दिल टूट गया, अरे टूट जाता, थक जाता तो तू भी टूट जाता, निवल जाता, है ना. अगर तू जिंदा है तो तेरा दिल अभी तक नहीं टूटा है. ठीक है, हार्ट की मसल्स के अंदर ये खासियत होती है, वो कभी रेस्ट नहीं करती, कभी रेस्ट नहीं करती. और नहीं वो डिवीजन करती है. ठीक है, वो डिवीजन भी नहीं करती, अपने सेल्स के नंबर भी नहीं बढ़ाती, जैसी है वैसे ही रहने की कोशिश करती है. ठीक है, बड़े होता जाएगा, साइज बढ़ा लेगा, बट ऐसे नहीं है कि जैसे मान लो एक बार तुम लोगों ने सुना होगा, पहला अटैक आया, दूसरा यार, तीसरे में अंकल निकल गए, है ना. तीसरे में उठ जाते हैं, सुना है जनरली. एक्चुअल में होता है क्या, हार्ट के अंदर कुछ पार्ट पहले में डैमेज हो गया, फिर दूसरे में हो गया, अब तीसरे के, अब डैमेज पार्ट को वो रिपेयर नहीं कर सकता. हार्ट कभी भी डैमेज पार्ट को रिपेयर खुद से नहीं कर सकता. इस वजह से फिर तीसरे अटैक में उसको बचाना नामुमकिन हो जाता है. ठीक है, उसके अलावा भी कुछ बातें हैं जो हार्ट पढ़ेंगे तब देख लेंगे, है ना. अब बात आती है, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन एंड रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर एक्सक्रिएशन प्रोडक्ट. देखो, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई, उसको कौन लेके आएगा वापस, सेल ने तो बना दी, सेल को ऑक्सीजन ले जाके इसने दी, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी, उसको बाहर लेके आने वाला भी ब्लड. अब यूरिया बन गया कहीं पे, यूरिया भी प्रोडक्ट में ही बनता है, अपने बॉडी में बनेगा, कोई ना कोई सेल में बना है, लीवर वगैरह से यूरिया प्रोडक्शन हो गया. अब वो शरीर के लिए तो अच्छा है नहीं, तो उसको बाहर लेके आने का काम भी कौन करेगा, ब्लड. ठीक है, और जैसे मान लो ऑक्सीजन को लेके जाना है, ब्लड ले जाएगा. न्यूट्रिशंस को पहुंचाना है, कौन लेके जाएगा, ब्लड लेके जाएगा. ठीक है, इट ऑल्सो हेल्प टू द फाइट फ्रॉम द इन्फेक्शन. कई बार तुम लोगों ने सुना होगा, सीबीसी समझते हो, सीबीसी, डेंगू वेंगू होता है कभी भी, तो डॉक्टर अंकल नहीं, डॉक्टर तो नहीं होता है वो, पर जो लैब टेक्नीशियन होता है वो यहाँ सुई डालता है, ब्लड निकालता है, और फिर एक लंबी सी लिस्ट बना के देता है अपने, उसमें लिखा होता है आरबीसी, है, डब्ल्यूबीसी, है ना, प्लेटलेट्स. ठीक है, इन सब का काउंट लिखा होता है. फिर डब्ल्यूबीसी में भी बहुत सारे टाइप होते हैं,
ठीक है, तो वो क्यों करते हैं? क्योंकि अपन देख रहे हैं कि ब्लड में कोई इन्फेक्शन तो नहीं हुआ। इन्फेक्शन होने का मतलब क्या है? अगर इनमें से जैसे डब्ल्यूबीसी के नंबर बढ़ गए, डब्ल्यूबीसी के नंबर क्या हुए? बढ़ गए। इसका मतलब क्या हुआ कि ब्लड में कोई ना कोई इन्फेक्शन हुआ है। अब उस इन्फेक्शन को रोकने के लिए डब्ल्यूबीसी ने अपने नंबर बढ़ा लिए, वो उसको मार रही है, वो उसको क्या कर रही है? मार रही है। प्लेटलेट्स है, ये ब्लड क्लोटिंग के लिए काम आएगी। आरबीसी है, तो इसमें ये क्या नाम है, हीमोग्लोबिन वगैरह की देखने के लिए कि भाई हीमोग्लोबिन कितना है कितना नहीं है, इन सब चीज़ों के लिए। तो ये एक्चुअल में इन्फेक्शन के टाइम में भी अपने हेल्प भी करता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं ब्लड, किसके बारे में बात करेंगे अब? ब्लड का कलर कैसा होता है? रेड, है ना? ये तो ध्यान रखना, येलो मत करना। फिर आज के तुम्हारे नहीं आया था आरबीएससी वालों में क्वेश्चन भी पूछा है, पीएच ऑफ ब्लड, है ना? कितनी होती है? 7.4। ध्यान रखना, आरबीएससी में 2 पेपर चल रहे हैं अभी जोधपुर के लिए, है ना? तो एक पेपर में क्वेश्चन पूछा है पीएच ऑफ ब्लड इक्वल टू 7.4। इसका मतलब ये एसिडिक है ना? हाँ हाँ, बेस है। क्या है ये? बेसिक नेचर, यानी एल्कलाइन है। नेचर में कैसा है? एल्कलाइन नेचर है। तो देखो, ब्लड की पीएच आ गई। ये क्या है इसकी? पीएच। पी का मतलब क्या होता है पीएच में? हल्का सा पूछते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। पुसांस यानी पावर, है ना? पी फॉर पुसांस यानी पावर, और एच फॉर हाइड्रोजन आयंस, यानी हाइड्रोजन आयन की कितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन है उसके बेस पे क्या डिसाइड होती है? पीएच। जितनी ज़्यादा हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन होगी उतनी कम क्या होगी? पीएच, है ना? पीएच पढ़ी होगी अपन ने। पीएच कितने से स्टार्ट होती है? 0 से 14। 10 ही होती है बेटा। जिंदगी में 10 से आगे भी गिनती आती है, ठीक है? आगे बढ़ो। देखो, ब्लड बीइंग टू द ब्लड जो है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, जैसा बताया था कनेक्टिव टिश्यू है, बट कैसे फॉर्म में? फ्लूइड। फ्लूइड में तुम लोग समझते हो लिक्विड फॉर्म या फिर, ठीक है? फिर ब्लड कंटेंट करता है फ्लूइड मीडियम कॉल्ड प्लाज्मा। ब्लड जिस मीडियम में होता है, जैसे अपन कहें कि चीनी को किस में घोलेंगे? पानी में घोलते हैं, तो जो पानी है वो एक तरीके से मीडियम हो गया। ऐसे कैसे ब्लड के अंदर डिफरेंट डिफरेंट सेल्स होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, वो सब किस में घुली रहती है? प्लाज्मा में घुली रहती है। किस में घुली रहती है? प्लाज्मा में। विच इन सेल आर द, ये क्या कहते हैं अपने, जिसमें सेल्स जमी रहती है एक तरीके से, है ना? सेल सारी किस में पड़ी रहेगी? प्लाज्मा में। आगे कह रहा है प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट फूड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजनस वेस्ट। देखो, यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज है, जनरली कभी पूछ ले तो ये ध्यान रखना है, प्लाज्मा जो होता है वो किस किस को कंटेंट करेगा? एक तो फूड को उठा के लेके जाएगा, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड को, और नाइट्रोजनी वेस्ट को। वेस्ट जो होता है नाइट्रोजनी वेस्ट, यानी यूरिया, यूरिक एसिड, इनको लेके जाने वाला कौन है? प्लाज्मा। कौन हो गया? प्लाज्मा। और ऑक्सीजन इज कैरी बाय द, ऑक्सीजन इज कैरी बाय आरबीसी, है ना? रेड ब्लड कैपिलरीज, है ना? कार्पल सेल, सॉरी, है ना? कैपिलरीज नहीं, कार्पल सेल्स, ठीक है? मतलब रेड ब्लड सेल यानी आरबीसी किसको कंटेन करेगी? ऑक्सीजन को। आरबीसी में भी कौन सा पिगमेंट? हीमोग्लोबिन। कौन सा? हीमोग्लोबिन। आज के एग्जाम में एक क्वेश्चन और आया था, है ना? विच पिगमेंट इज यूज फॉर द कैरिंग ऑफ ऑक्सीजन, उसका आंसर भी क्या होगा? हीमोग्लोबिन। तुम्हारे नहीं था, दूसरे बड़े को, ठीक है? Many of other substances like salt are also transported by the blood. We need to pump the organ to the push the blood around the body. Network tube reach through the tissue and system is placed to ensure that the network can be the repaired if damaged. अपन को इनको पुश भी करना पड़ेगा कि भाई रिपेयर है तो ये आराम से चला जाएगा, और ये रिपेयरिंग का भी काम करेगा। ब्लड क्या करेगा? बहुत सारी रिपेयरिंग का भी काम करेगा। एक बार करना। अब देखो, ये देखो इनके क्या क्या काम है। एक तो है ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द टिश्यू एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम टिश्यू टू लंग्स। ये भी किसका फंक्शन है? ब्लड का। आजा, किसका है? ब्लड का, है ना? एक तो क्या है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स, लंग्स से ऑक्सीजन को लेके जाएगा, और टिश्यू से क्या लेके आएगा? CO2, ठीक है? सेकंड वन कह रहा है कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सेल्यूलर वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द टिश्यू
टू किडनी। देखो जैसे मान लो कोई सेल है, सेल ने कोई प्रोडक्ट बनाया जो कि वेस्ट मटेरियल है, उसको लेके कहाँ जाएंगे? किडनी के पास। देखना हमेशा ध्यान रखना, एक क्वेश्चन बार बार आता है कि भाई यूरिया इज फॉर्म एट, है ना, यूरिया कहाँ पे प्रोड्यूस हो जाए, या यूरिया इज सिंथेसाइज एट, है ना, और फर्स्ट ऑप्शन से दे देगा किडनी। तो अपने को हमेशा यही लगता है कि किडनी प्योरीफाई कर रही ब्लड को, और ब्लड प्योरीफाई में सबसे बड़ा अपने पास प्रोडक्ट ही क्या होता है? यूरिया। तो अपन सोचते हैं किडनी होगा, बट नहीं, लंग्स में यूरिया बनता है। यूरिया कहाँ बनेगा? लंग्स में। बट बॉडी के लिए यूरिया अच्छा है नहीं, तो उसको बाहर निकालना है, तो क्या करेगा? ब्लड उस यूरिया को पकड़ेगा और कहाँ ले आएगा? किडनी के पास, और किडनी उसको क्या करेगा? शरीर से बाहर। तो किडनी का फंक्शन इसके बाद अपन को पढ़नी है, बट उसका काम सिर्फ और सिर्फ क्या करना है? प्योरीफाई ऑफ ब्लड। ब्लड को क्या करेगा? साफ करेगा। ठीक है, तो जो भी अपने वेस्ट प्रोडक्ट बने, है ना, उनको टिश्यू से कहां तक लाने का काम? किडनी तक लाने का काम भी किसका है? ब्लड का है। फिर कह रहा है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिशन फ्रॉम इंटेस्टाइन टू द टिश्यू। अभी अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ा था, विलाई जो होती है वहां से क्या होगा? ब्लड में से न्यूट्रिशंस क्या हो जाएंगे? एब्जॉर्ब हो जाएंगे, और उनको कहां पे ट्रांसफर करेंगे अपन? डिफरेंट डिफरेंट टिश्यू के पास। और फिर कैरिंग हार्मोन फ्रॉम द प्लेस वेयर दे आर प्रोड्यूस्ड एंड टारगेट ऑर्गन। जैसे कि अगर मान लो कि कोई भी ऑर्गन है ना, उसको जो हार्मोन चाहिए, ठीक है, जैसे एड्रेनलिन से कोई हार्मोन निकला, एड्रेनलिन हार्मोन निकला, अब वो जिस ऑर्गन को तक जाना चाहिए वहां तक कौन लेके जाएगा? ब्लड लेके जाएगा। हार्मोन सिंथेसाइज होगा, उसके बाद ब्लड में छोड़ दिया जाएगा। कहाँ छोड़ दिया जाएगा? ब्लड में। और वो कहाँ जाके काम करेगा? उस पर्टिकुलर ऑर्गन पे जाके। आई बात समझ में? फिर ये डिफेंस का भी काम करता है। ये तो है ट्रांसपोर्टेशन, है ना, कि किन किन चीजों को लेके जा रहा है। ग्लैंड से जो हार्मोन निकला उनको लेके जा रहा है, न्यूट्रिशंस जो आया है ना, जो अपने पास सब्सटेंट आए न्यूट्रिशंस के, उनको लेके जा रहा है। उसके अलावा मान लो वेस्ट प्रोडक्ट है, उनको किडनी तक लेके जा रहा है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है, उनको लंग्स, और लंग्स से टिश्यू से लंग्स तक लेके जा रहा है। अब आ रहा है डिफेंस मैकेनिज्म क्या होता है। यानी मैंने अभी बताया था अपने ब्लड में क्या होती है? WBC। ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल्स जो होती है वो डिस्ट्रॉय करती है डिजीज को। किसको? डिजीज को। कभी देखना, अगर किसी को, अपन जब बीमार पड़ जाते हैं तब अपन डॉक्टर के पास जाते हैं, एक CBC करके टेस्ट होता है, ठीक है, उसमें देखोगे अगर तुम्हें बुखार वगैरह आ रहा है तो जनरली तुम्हारा WBC काउंट क्या रहेगा? बढ़ा हुआ रहता है। उसका रीजन क्या है? क्योंकि अभी तुम्हारा बॉडी जो है उसमें WBC एक्टिव हो गई, क्योंकि उसको पता है बाहर से कोई ना कोई पैथोजन आ गया है, उसको डिस्ट्रॉय करना जरूरी है। उसके लिए WBC का काउंट क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पे कौन है? WBC डिस्ट्रॉय द डिजीज कॉजेज माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड द हेल्प टू द प्रिवेंट ऑफ इन्फेक्शन। जब भी इन्फेक्शन हो रहा है ना, बैक्टीरियल इन्फेक्शन वगैरह जो होता है, फिर अपन को एंटीबायोटिक दी जाती है। एंटीबायोटिक यानी बायो, ये जो भी बैक्टीरिया है उसके लिए, उनके उस टाइम में कौन बढ़ जाएगी? WBC बढ़ जाएगी उस इन्फेक्शन को रोकने के लिए। WBC भी किसका पार्ट है? ब्लड का पार्ट है। आगे कह रहा है कि ब्लड प्लेटलेट्स प्रिवेंट फ्रॉम द एक्सेस ब्लड लॉस फ्रॉम बाय द बॉडी, है ना, यानी बॉडी से जो भी कभी कभी तुम्हें पता है अपने लगती है और अपने ब्लड आना शुरू होता है, फिर रुक नहीं पाता है ना, तो उस टाइम में ब्लड को रोकने के लिए जो क्लोटिंग फैक्टर होता है उसका नाम क्या है? प्लेटलेट्स। क्या नाम है? प्लेटलेट्स। वो अगर नहीं होगा तो ब्लड फ्लो होता जाएगा, और बॉडी में क्या हो जाएगी? ब्लड की डेफिशिएंसी, और उससे क्या हो सकती है? मौत भी हो सकती है। ये तो मैंने बात की एक्सटर्नल के लिए। इसके बाद अपन प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ेंगे, तब एक बात और करेंगे अपन, है ना। फिर है रेगुलेटरी सिस्टम। देखो ब्लड मेंटेन द वाटर बैलेंस इन द टिश्यू एंड ऑर्गन ऑफ द बॉडी। इट ऑल्सो रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर बाय द डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑफ द हीट इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। जैसे अपने को कई बार बुखार बुखार आ जाता है, ठीक है, तो उस टाइम में भी अपनी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेशन भी कौन करता है? ब्लड करता है। अगर तुम लोग सोचो, बहुत सी बार तुम एसिडिक चीजें खा लेते हो, नींबू वींबू फुल निचो के पिया है आज, है ना, तो क्या उस टाइम अपने ब्लड की पीएच भी तो बहुत हाई लो हो जानी चाहिए, है ना। ब्लड की पीएच तो वही रहती है, बॉडी की पीएच तो वही रहती है, ठीक है। उन पीएच को मेंटेन करने का भी काम किसका है? ब्लड को। अगर मान लो किसी सेल को ज्यादा वाटर चाहिए या कम वाटर चाहिए, वो भी कौन करेगा? ब्लड करेगा। यानी वाटर को ट्रांसपोर्ट करना या वाटर रेगुलेट करना, ये काम भी किसका है? ब्लड का है। इसके बाद अगर अपन बात करें तो ये कह रहा है कि ब्लड के पार्ट कौन कौन से होते हैं? ब्लड के पार्ट कौन कौन से? तो मेजर पार्ट जो होता है वो तो होता है प्लाज्मा। क्या होता है? ये तो होता है 55%, ठीक है। इसके अंदर बाकी सब घुले रहेंगे, इसके अंदर बाकी सब घुले रहेंगे। अब इसके अंदर कौन कौन होता है? रंग बदल लेते हैं।
सही है। एक तो हो गई आरबीसी, फिर हो गई और फिर हो गई प्लेटलेट्स। ठीक है, इन तीनों के बारे में अपने को बात करनी मेजरली। तो देखो पहले ये कह रहा है ब्लड प्लाज्मा। तुम लोग कभी भी देखना, अगर लेबोरेटरी में जाते हैं अपन, तो ब्लड जब निकालते हैं उसको थोड़ी देर बाद में रखते हैं तो एक येलो कलर का एक फ्लूइड अलग हो जाता है ब्लड के अंदर से, है ना, वो क्या होता है, प्लाज्मा। तो ये कह रहा है इट इज लाइट येलो कलर, ठीक है, लिक्विड। ठीक है, ये येलो कलर का क्या होता है, लिक्विड होता है। ठीक है, आगे कह रहा है कि ये 55% टोटल ब्लड वॉल्यूम का, अगर ब्लड 100% ब्लड माने तो उसमें से 55% तो क्या है, ओनली प्लाज्मा है। ठीक है, और उसमें भी ब्लड का भी बहुत सारा पार्ट वाटर ही कैरी आउट करता है, उसमें ज्यादातर क्या होता है, वाटर। तुमने कभी सुना होगा जब ब्लड डोनेशन करके आते हैं तो जनरली कहते हैं कि जैसे मान लो 300 ml कुछ ब्लड निकालते हैं अपन एक ह्यूमन बॉडी में, जैसे एडल्ट में, जैसे मैं एडल्ट हूँ, है ना, तो मेरे अंदर कितना है ब्लड, 5 लीटर तक का ब्लड होता है। अब 300 ml निकाल ही लिया तो क्या हो गया, वापस उतना पानी पी लेंगे तो वो ब्लड क्या हो जाएगा, उतना होना शुरू हो जाता है। फिर डब्ल्यूबीसी आरबीसी क्या होने लग जाती है, बनने लग जाती है। ठीक है, जितनी निकली है उतनी वापस बन जाएगी। ठीक है, अब आते हैं यार ब्लड सेल्स के बारे में, है ना। ब्लड सेल्स कितनी हो जाएगी, 45%, 55 वो हो गया तो पीछे जो बचा वो क्या हो जाएगा, ठीक है, वो ब्लड सेल्स हो गई। आगे कह रहा है 3 टाइप की क्या होती है अपने पास ब्लड सेल्स, फर्स्ट वन आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट। अब बात कर रहे हैं आरबीसी की। ठीक है, इनको इरेथ्रोसाइट भी कहते हैं, क्या कहते हैं, इरेथ्रोसाइट। ठीक है, देखो आरबीसी आर द क्या है, सेल्यूलर, है ना, डिस्क शेप। ठीक है, और बाई कॉनकेव, है ना, यानी ये डिस्क शेप की होती है। ये शेप के बारे में बात कर रहा है, जनरली तुमसे शेप का कोई नहीं पूछने वाला, फिर भी अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, दे आर प्रोड्यूस इन द बोन मेरो ऑफ लॉन्ग बोन्स। एक्चुअल में अपनी लॉन्ग, ये लंबी लंबी बोन्स है ना, इनके बीच में बोन मेरो होता है। एक वो मूवी आई थी उसी की, ऋतिक रोशन की, क्रिस 3, उसके अंदर वो बोन मेरो के अंदर डाल के कहता है इसका बोन मेरो निकाल लो और फिर अपन मजे करेंगे, है ना। वो वाला बोन मेरो है, वो क्या प्रोड्यूस करता है, आरबीसी। इसलिए मूवी वगैरह देखा करो, है ना, इससे नॉलेज मिले। ठीक है, ऐसा नहीं कि हाँ सिंचैन देख रही हूँ, सिंचैन में नॉलेज नहीं है। ठीक है, छोटा भीमर वो नहीं देखना है। फिर मैच्योर आरबीसी डू नॉट हैव न्यूक्लियस, है ना, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, ध्यान रखना है थोड़ा सा। और इनका लाइफ साइकिल जो है 120 डेज होता है, कितना, जैसे ही 120 दिन हो गए, आज जैसे मेरे अंदर कुछ आरबीसी बनी होगी, 120 दिन बाद में वो मर जाएगी, वो क्या हो जाएगी, मर जाएगी। तो ऐसे तो फिर सारी आरबीसी खत्म हो जानी चाहिए थी, नहीं, बट जैसे वो मरेगी उससे पहले नई आरबीसी क्या हो रही है, प्रोड्यूस होती जा रही है। इसी वजह से अपन कहते हैं कि ब्लड डोनेशन करने से किसी में भी कोई भी तरह की वीकनेस नहीं आती। रीजन क्या है, क्योंकि ब्लड तो वापस बनता जा रहा है ना। तुमने लोगों ने सुना होगा आजकल तो ब्लड डोनेशन बहुत नॉर्मल बात हो गई, पहले लोगों को समझाना पड़ता था, अब क्या हो गया, सब सब पढ़ने लग गए, उनको पता है 120 दिन में तो आरबीसी बन जाएगी, आरबीसी से तो ये कम दिनों में बन जाती है। ठीक है, दैट्स वाई। आगे अपन बात करें कि आरबीसी आर मेड अप फ्रॉम आयरन, किससे, आयरन कंटेनिंग रेस्पिरेटरी पिगमेंट आर कॉल्ड हीमोग्लोबिन। ये ध्यान रखना, आज भी पूछा है उन्होंने कि भाई रेस्पिरेटरी पिगमेंट कौन सा है, तो कौन सा हो जाएगा, हीमोग्लोबिन। इसको HB से भी लिखते हैं अपन, है ना। हीमोग्लोबिन इज द ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू टिश्यू। ये ऑक्सीजन को लेके जाता है, ऑक्सीजन को अपने कंधे पे रखेगा, लेके जाएगा। हीमोग्लोबिन जो होता है वो ऑक्सीजन को पकड़ने में क्या है, अपने आप में कैपेबल है। ठीक है, बट अगर इसको सामने ऑक्सीजन भी आई और कार्बन मोनोऑक्साइड आई, कौन सी, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये CO, कौन सी आई, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड आई, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड को उठा लेगा, ऑक्सीजन को नहीं उठाएगा। दैट्स वाई तुम लोगों ने सुना होगा सिगड़ी, सिगड़ी समझता है, सिगड़ी जला के रूम में अंकल सोए थे, सुबह उठ ही नहीं पाए, निबड़ गए, है ना। उसका रीजन क्या है, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड बनी होगी वहां पे, ऑक्सीजन भी थी वहां पे, बट कार्बन मोनोऑक्साइड को हीमोग्लोबिन जल्दी उठाता है। दैट्स वाई अब हीमोग्लोबिन तो पकड़ के बैठ गया कार्बन मोनोऑक्साइड को, राजी हो गया, इधर अंकल का दम घुटा, अंकल निबड़ गए। तो ध्यान रखना है कि वो सिगड़ी वाला जब भी केस होता है तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से होता है, उसको वो हीमोग्लोबिन जो है वो जल्दी पकड़ लेता है और ऑक्सीजन को फिर पकड़ना बंद कर देता है। ठीक है, अब बात आई डब्ल्यूबीसी की, बात कर चुके हैं। ये क्या करती है, अपने को प्रिवेंट करती है, क्या करती है, प्रिवेंट करती है, किससे, कोई भी इन्फेक्शन हो रहा है। ये कलरलेस होती है,
और आरबीसी से बड़ी होती है, साइज में आरबीसी से क्या होगी, बड़ी होगी। और इनको ल्यूकोसाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइट। जनरली जो मैं सीबीसी सीबीएसई ये सीबीसी बार बार जांच की बात कर रहे हैं, टेस्ट की, उसमें ल्यूकोसाइड भी लिखा हो तो भी ध्यान रखना ये अपन किसकी बात कर रहे हैं, डब्ल्यूबीसी की। और इरिथ्रोसाइट किसका हो जाएगा, आरबीसी की। दे आर हैव लार्ज एंड लोब न्यूक्लियस, इनमें न्यूक्लियस होता है, बड़ा होता है, ठीक है। डब्ल्यूबीसी आर प्रोड्यूस इन द बोन मेरो, ये भी किस में बनेगी, बोन मेरो और लिम्फ ग्लैंड में और स्पिन में, ये ध्यान रखना। और ये अपने को क्या देती है, इम्यूनिटी। क्या देती है, इम्यूनिटी। इम्यूनिटी के बारे में सबसे ज्यादा बात हुई तो कब हुई, कोविड के टाइम में, है ना। सबने कहा कि जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है वो बाहर जा सकता है, पर पुलिस वालों से नहीं बच पाएगा, है ना। इम्यूनिटी कितनी अच्छी हो वो तो मारेंगे, है ना। बट इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है, कोई भी बाहर से डिजीज आ रही है, अपन उससे कितना आसानी से लड़ सकते हैं, अपनी बॉडी कितनी कैपेबल है, वो किस पे डिपेंड करती है, डब्ल्यूबीसी पे। एक्चुअल में ये बनती कैसे, बचपन में सब बीमार पड़े, है ना। तो जब बचपन में पहली बार कोई बीमार पड़ा होगा तो बॉडी क्या करती है, अपने अंदर सेव कर लेती है कि तू वापस कभी आया तो तेरे को मैं नहीं छोड़ू, है ना। जैसे ही वो बैक्टीरिया आया उसको जल्दी निबेड़ देती है कि हाँ जा, ना। बचपन में सब बहुत ज्यादा बीमार पड़ते हैं, बड़े हो जाते हैं, लोग कहते हैं कि एक साल हो गया है कभी सुई नहीं दिले, राम टाड़े लारू, एक बात और कह देते हैं, है ना। ऐसा क्यों, क्योंकि अब वो जो आ रहा है, इन्फेक्शन हो रहा है, बट बॉडी को पता है कि तू आएगा तेरे को कैसे मारना है मेरे को पता है। जैसे पहली बार घर में चोर आया, है ना, आया के राम राम सा की करो फलाना पूछो, बैठ गया, बातें करी, चाय भी पिला दी, और बाद में वो आपा नहीं बांध प्रान के अब मैं सामान लेने जा रही हूँ। दूसरी बार वो सेम चोर आएगा, कहेगा कि राम राम सा, अपन कहेंगे नहीं नहीं बाहर, कहेंगे क्यों, कि हमें अब तू याद है कि तूने एक बार हाथ बांध दिए थे, अब हम बार बार थोड़ी आने देंगे, सेम चोर को बार बार आने देते हैं क्या। तो यही काम डब्ल्यूबीसी करती है। डब्ल्यूबीसी में सबसे पहली बार जब इन्फेक्शन होगा तो डब्ल्यूबीसी उसको लड़ा के जैसे तैसे मारेगी, फिर वो सेव कर लेती है। जैसे ब्लड को पता चला ये वाला चीज अपने बॉडी की नहीं है, वो हाथों हाथ उसको खत्म कर देगी, और कई बार तो इन्फेक्शन होते ही उसको खत्म कर देती है। अब कोविड के साथ यही हुआ था, कोविड को पहचान ही नहीं पा रही थी बॉडी, कोविड आया चुपचाप से आया, यार कहा अपन तो यहीं के ही है ना। और बॉडी धोखे में रह गई, कहे नहीं यार कह तो रहा है अपने का आदमी है तो बैठा लेते हैं। बिठाया, थोड़े दिन बाद में उसने नंबर बढ़ा के बता दी कि हाँ आ रहा है बुखार, है अच्छा लग रहा है। वो बॉडी कहे नहीं 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 अब तो हालत खराब, कि अब थोड़े दिन भुगत। फिर जैसे ही 14 डे हो गए, अपन क्योर हो गए अगर, तो ठीक है। अगली बार फिर इन्फेक्शन हुआ, जैसे ही कोविड पास में आया, ब्लड ने कह दिया नहीं 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 तू तो अभी निकल पहली फुर्सत में, ठीक है। अब टीका लगाया तो अपन ने क्या किया, एक तरीके से मतलब मरे हुए वायरस को ये अंदर डाला, उसको देख के भी बॉडी ने समझ गया कि इसको आते ही खत्म करना है, तो फिर बॉडी उसको क्या कर देती है, खत्म कर देती है। फिर अपने को इन्फेक्शन नहीं हो रहा है। सुना होगा तुमने कि एक बार किसी को कोविड हो गया तो वापस नहीं हो रहा है, उसका रीजन ही यही है। और वापस हो रहा है तो भी इतना ज्यादा इन्फेक्शन नहीं कर रहा है, क्योंकि अब बॉडी को पता है इसको निबेड़ना कैसे है ना। बार बार कोई इन्फेक्शन हो रहा है और बॉडी को नहीं पता चल रहा है, इसका मतलब अपने इम्यून सिस्टम खराब हो गया, है ना। और इम्यून सिस्टम ज्यादातर खराब हो जाता है जब अपने को एड्स जैसी बीमारी हो जाती है। उसमें क्या होता है, एक्वायर इम्यूनो डिफेंसिव सिंड्रोम, यानी उसमें अपनी इम्यून सिस्टम क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है। छोटी सी बीमार, मतलब जुकाम लगा और आदमी को जुकाम भी ठीक नहीं हो रहा है, जुकाम के चक्कर में कोई और बीमारी हो गई, और से और हो गई, इसका मतलब क्या हो गया, उसका इम्यूनिटी सिस्टम डाउन हो गया। वरना जुकाम तो अपन टैबलेट भी नहीं लेते, है ना, निकाल निकाल के ऐसे ठीक कर देते हैं कि थोड़े दिन बहेगा उसके बाद अपने आप ठीक हो जाएगा, टैबलेट कौन ले, है ना। बट जब इम्यूनिटी सिस्टम डाउन हो गया तो वो जुकाम ठीक भी नहीं होता। इसलिए कहते हैं कि इम्यूनिटी के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, व्हाइट ब्लड सेल। अब बात आई प्लेटलेट्स की, इंपॉर्टेंट है अपने लिए, है ना। प्लेटलेट्स का काम होता है, ये भी राउंड है, नॉन न्यूक्लियर सेल है, ठीक है। और इस ये फॉर्म्ड होती है बोन मेरो में। कहाँ फॉर्म हो रही है, बोन मेरो। अब याद रखना क्रिस 3 के अंदर जो बोन मेरो निकाल रहा था उसका रीजन यही था, वो चाहता था कि इसकी मेनली ब्लड सेल्स जो है सारा फॉर्मेशन ही अगर बोन मेरो में हो रहा है तो अपन बोन मेरो ही निकाल देता कि अपने को इजीली क्या हो जाएगा, उसको ट्रांसफर करना आसान हो जाएगा, सारी जो चीजें उसमें बन रही थी वो नए वाले आदमी में भी बनना शुरू हो जाए। इसलिए वो बोन मेरो बना रहा था। देखो आरबीसी वहां बनी, डब्ल्यूबीसी वहां बनी, प्लेटलेट्स वहां बनी। तो अब देखो ब्लड प्लेटलेट प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल इन ब्लड क्लोटिंग। जो ब्लड क्लोटिंग होती है उसमें इंपॉर्टेंट रोल कौन अदा करती है, प्लेटलेट्स। कौन अदा करती है, प्लेटलेट्स। क्या करती है प्लेटलेट, कि जैसे ही वेसल से ब्लड बाहर आने लगा, वेसल जब तक नलियों में चल रहा है तब तक तो ब्लड के लिए प्लेटलेट्स कुछ भी नहीं करेगी। जैसे इन नलियों से बाहर आने लग जाता है तो प्लेटलेट्स क्या करेगी, क्लोटिंग करनी शुरू कर देती है। क्या करना शुरू कर देती है, क्लोटिंग, जिससे क्या हो कि ब्लड का फ्लो
रुक जाए। अब जैसे अपन कहे कि ठीक है कोई बड़ी बात नहीं है, क्लोट हो गया तो हो गया, अपन इसलिए सोच रहे हैं क्योंकि बाहर हो रहा है, अपन दबा के भी रोकने का सोच सकते हैं। इंटरनल ब्लीडिंग होती है, अब जैसे मान लो किसी के अंदर कोई नली फूट गई है ना, पंचर हो गया अंदर से कोई, तो अब कोई ऐसे थोड़ी हाथ डाला अंदर है रुई लगा के रोक दूंगा, पॉसिबल है नहीं है। तो ऐसे केस में जब इंटरनल ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है, तब ब्लड क्लोटिंग एजेंट अगर कम है तो आदमी क्या हो जाएगा, मर जाएगा। डेंगू सुना है सबने, है ना, कौन सा कब अभी चल रहा था, है ना, उसमें प्लेटलेट्स लेवल क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है। फिर डॉक्टर कहता है कि अगर प्लेटलेट्स नहीं बढ़ी तो हमसे नहीं बचाया जाएगा। उस टाइम में उस आदमी को बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है वो आदमी। उसका रीजन क्या है, क्योंकि एक्सटर्नल ब्लीडिंग हो तो क्या पता अपन रोक दे, उस टाइम अपन कहते हैं ब्लड क्लॉट नहीं बनेगा, तो अपन कहेंगे इसको घर से बाहर ही नहीं लेके जाएंगे, तू गिरेगा ही नहीं तो तेरे खून नहीं आएगा, खून नहीं आएगा तो हमें कोई टेंशन ही नहीं। पर वो तो ऐसे, वो कौन सी है यार, अमिताभ बच्चन की वो मूवी है ना जिसमें वो खीर पीता है फिर उल्टी करता है खून वाले, सूर्यवंशम में, जैसे खून की उल्टी करता है आदमी वैसे खून की उल्टियां करनी शुरू कर देता है। अपन कहते हैं ये कैसे हुआ, तो डॉक्टर बोलता है इसकी इंटरनल ब्लीडिंग होनी शुरू हो गई। क्यों हुई इंटरनल ब्लीडिंग, क्योंकि अपन ने पढ़ा स्टमक में क्या बन रहा है, एचसीएल। एचसीएल जाके किसके ऊपर अटैक करना शुरू कर दे, मान लो स्टमक की इनर वॉल पे, तो इनर वॉल खराब होनी शुरू होगी और इनर वॉल में डैमेज हुआ। बट डैमेज को रिपेयर कौन करता है, ये प्लेटलेट्स वगैरह, मतलब क्लोटिंग होने ही नहीं दे रहा है, क्लोटिंग ही नहीं हो रही, तो ब्लड कहाँ आ जाएगा, स्टमक में, और फिर उल्टी से कहाँ आएगा, बाहर। गाल ब्लैडर बताया मैंने, है ना, गाल ब्लैडर क्या स्टोर करता है, बाइल। क्या करता है, बाइल। कभी सुनना कि उनके बच्चे को क्या नाम है, ये था डेंगू, और उनके पित्त की थैली फट गई, मारवाड़ी में बात करते हैं, पित्त की थैली फट गई और वो बच्चा मर गया। उसका रीजन क्या है, क्योंकि वो प्योर एसिड कंटेन कर रहा है। अगर वो अच्छा एसिड यहाँ डाल दूं तो ये पत्थर खराब हो जाए, वो कंटेन करने वाला गाल ब्लैडर है। अगर उसमें से हल्का सा डैमेज हुआ तो वो गाल ब्लैडर फटेगा, है, और फट गया तो वो क्या होगा, आसपास के ऑर्गन्स को डैमेज करेगा, इंटरनल ब्लीडिंग बढ़ेगी और आदमी को क्या पड़ना पड़ता है, मरना पड़ता है। यही रीजन है कि जब प्लेटलेट लेवल डाउन हो जाता है तो डॉक्टर कहता है कि अब ब्लड क्लॉटिंग हो नहीं पाएगी, इसकी जल्दी से जल्दी क्या करो, प्लेटलेट बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था करो। फिर बकरी का दूध, पता नहीं क्या क्या पिलाने पड़ते हैं, टैबलेट्स, इंजेक्शन वगैरह, बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है। क्योंकि अगर ब्लड क्लॉटिंग नहीं हुई, अगर ब्लड क्लॉटिंग नहीं हुई तो आदमी का मरना 99% है। ठीक है, तो देखो अब क्लॉटिंग के बारे में, अरे ध्यान रखना, ब्लड क्लॉटिंग एजेंट कौन है, प्लेटलेट्स। अगर प्लेटलेट्स नहीं हुई तो ब्लड की क्लॉटिंग भी नहीं होगी, ध्यान रखना। इसको कहते हैं थ्रोम्बोसाइट। कौन, कैसे, क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट। ये अपना आ गया हार्ट, है ना। हार्ट होता कैसा है, अपनी अगर बात करें तो बंद मुट्ठी के जैसा, है ना, मुट्ठी बंद करो ऐसा, जितना सा है ऐसा ही हार्ट होता है। तो इसके बारे में कुछ बातें लिखी है अपन ने। लोकेशन कहाँ होती है, हार्ट इज ए मस्कुलर ऑर्गेनिज्म लोकेटेड एट द चेस्ट कैविटी टूवर्ड द लेफ्ट साइड। देखो एक्चुअल में जो अपनी, एक सेकंड, है ना, एक्चुअल में जो यहाँ पे एक बोन होती है अपने, है ना, स्टर्नम जिसको बोलते हैं, रिब्स समझते हो, रिब्स जिससे आके जुड़ती है, वो बोन जो है उसका नाम क्या है, स्टर्नम। उसके नीचे कौन है, हार्ट है, उसके नीचे कौन है, हार्ट है। पर वो किधर झुका हुआ है, लेफ्ट साइड में। ऐसा नहीं है कि हार्ट लेफ्ट में होता है, वो लेफ्ट की ओर हल्का सा क्या है, स्प्लिट है ना, हल्का सा झुका हुआ है। ठीक है, और एक्चुअल में जो उसका चैम्बर है, लेफ्ट वाला चैम्बर भी है, वो थोड़ा बड़ा है। इस वजह से अपने को क्या, हार्ट की साउंड वगैरह भी लेफ्ट में ज्यादा सुनाई देती है। कभी सीपीआर का नाम सुना है, क्या होती है सीपीआर? ठीक है, मुंह से साथ देना, छाती पींचना, है ना, फिर वो ऐसे ऐसे करके अपन छाती दबाते हैं, है ना, और फिर एकदम से मिरिकल मिरिकल, बच गए चाचा जी बच गए, है ना, वैसा होता है। और एक्चुअल में ये बहुत ज्यादा काम करता है, एक्चुअल में ये बहुत ज्यादा काम करता है। पर सीपीआर देते टाइम अगर अपने को हार्ट की लोकेशन नहीं पता है तो अपन कहीं और ही दबा रहे, कोई पेट दबा रहा है कि हार्ट ऑन हो जाए, क्या पॉसिबल है, नहीं। तो हमेशा ध्यान रखना, स्टर्नम यहाँ एकदम परफेक्ट यहाँ शुरू होती है। ठीक है, यहाँ पे जो है एकदम इसके ऊपर दोनों हाथों को इस तरीके से रख के, ये वाला पार्ट है ना, इससे स्टर्नम के ऊपर अपन क्या लगाते हैं, प्रेशर लगाते हैं। जैसे कल बलून वाला समझाया था, अगर उस बलून को दबाएंगे ही नहीं, बलून को दबाएंगे ही नहीं तो क्या गैस आगे जाएगी, नहीं। तो अब एक्चुअल में हार्ट पंप करना बंद कर देता है ना, तब अब वो क्या कर रहा है, हार्ट, अब इधर देख, अब हार्ट पंप ही नहीं हो रहा है तो क्या ब्लड आगे जाएगा, नहीं जाएगा। तो हार्ट पंप करना बंद कर देता, तो अपन आर्टिफिशियली हार्ट को क्या करवा रहे हैं, पंप करवा रहे हैं, दबा रहे हैं। तो एक टाइम बाद में हार्ट क्या हो जाता है, अपने आप वापस एक्टिव हो जाता है ना। अगर ब्लड सप्लाई सही से स्टार्ट हो गई तो हार्ट क्या हो जाएगा, वापस एक्टिव हो जाता है। देखा जाता है जनरली 5-10 मिनट में आदमी को आ जाना चाहिए, पर ऐसा भी देखा गया 1-1 घंटे तक सीपीआर दी गई, आदमी जिंदा हो गया। और मूवी का नाम याद आ रहा है मेरे को, वो
रोबोट वाली मूवी थी जिसमें वो ऐसे हाथ बांध के मर जाता है, फिर उसको ऐसे जैसे इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं कि वो जिंदा हो जाता है, रजनीकांत, है ना। उसमें भी एक्चुअल में क्या कर रहे हैं, हार्ट को, शिवाजी द बॉस है ना, वो यूं 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 सिक्का उछालता है, वो वाली। उसके अंदर भी क्या करता है वो, हार्ट को अचानक से अपन शॉक देते हैं, है ना, हार्ट काम करना बंद कर दे, अचानक से शॉक मिले या फिर अचानक से पंपिंग शुरू करे, तो हार्ट में वापस ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ गई तो हार्ट वापस काम करना शुरू कर सकता है। इसको अपन सीपीआर कहते हैं। क्या कहते हैं? सीपीआर। मुंह से ब्रीदिंग ऑक्सीजन देते हैं ताकि ऑक्सीजन लेवल भी क्या रहे, बढ़ता रहे। जैसे तू अभी सांस, मुंह से CO2 जाती नहीं है, ऐसा नहीं है, ऑक्सीजन ली, है ना, तू अंदर लेगा और उसको दे देगा, तूने ऑक्सीजन अंदर भरी और उसको दे दी, CO2 का लेवल बढ़ रहा है हल्का सा, अपन लास्ट में देखेंगे कि CO2 का लेवल कितना होता है, ठीक है। 21% है, कहाँ पे, इस एयर में 21% ऑक्सीजन, CO2 है 0.04%, 0.14%, इतना कुछ होती है, इतनी कम, तो ऑक्सीजन तो इसके सामने बहुत ज्यादा है। दैट्स वाई अपन क्या कहते हैं कि ये क्या कर लेती है, अपने आप को ही, वहां अपन ऑक्सीजन देते हैं तो वो क्या हो जाता है, जिंदा हो जाता है। तो माउथ टू माउथ क्या देते हैं, ऑक्सीजन, ठीक है, ध्यान रखना। आगे कह रहा है साइज के बारे में, अडल्ट का होता है साइज ऑफ वन फिस्ट, एक अपने बंद मुट्ठी के जैसा होगा। फिर है कवरिंग, अब ये कवरिंग वगैरह तुमसे पूछना नहीं चाहिए, पर ध्यान रखना पेरिकार्डियम होता है, हार्ट के चारों तरफ एक फ्लूइड पड़ा रहता है, उसको क्या कहेंगे, पेरिकार्डियम, ठीक है, और कवर्ड भी इसी से ही रहता है। ये लुब्रिकेंट होता है, ठीक है, फ्लूइड क्या होता है, लुब्रिकेंट, जो जैसे मान लो इंजन के अंदर भी तो अपन लुब्रिकेंट्स डालते हैं, इंजन ऑयल डालते हैं ताकि वो क्या नहीं हो, उस पर फ्रिक्शन नहीं लगे। अब हार्ट बेचारा पूरे दिन यूं यूं पंप कर रहा है तो उसके ऊपर फ्रिक्शन नहीं हो, इसलिए वो लुब्रिकेंट के फॉर्म में रहता है। द पेरिकार्डियल फ्लूइड प्रोवाइड लुब्रिकेंट ड्यूरिंग द कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्शन ऑफ द हार्ट, जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करेगा फिर रिलैक्स करेगा, वापस आएगा, है ना। और इतना आसानी से नहीं हो रहा, वो तो 1 मिनट में 72 टाइम कर रहा है, कितनी टाइम, 72 टाइम, इसके मतलब स्पीड भी अच्छी खासी है। तो उससे क्या हो सकता है, हार्ट को डैमेज हो सकता है, तो उस लुब्रिकेंट से क्या होता है, डैमेज नहीं होता है। आगे कह रहा है इट्स ऑल्सो प्रिवेंट हार्ट फ्रॉम द मैकेनिकल इंजरी। कई बार अपन जाके छाती पे ठोक देते हैं, ऐसा होता कि अगर मान लो कि डैमेज वो हो जाता, हार्ट पंचर हो जाए, पता चला जोर से मारा और एक तरफ से ब्लड यूं निकल रहा है, साउथ की मूवीज में होता है ना, हाँ, वो मारा छाती से हड्डी बाहर आ गया, है ना। तो उन साउथ वालों को अभी तक इसके बारे में नहीं पता था शायद तक, पेरिकार्डियल फ्लूइड के बारे में, वो नहीं है। वो अगर फ्लूइड है तो वो क्या करेगा, एक्सटर्नल जो भी अपने डैमेज मिल रहा है उसको क्या कर लेगा, सोख लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है, जिससे कि हार्ट पे कोई भी डैमेज नहीं होता है। कई बार लोग छाती पे मुक्के तो बहुत खाते हैं, ठीक है, मारना तो छाती पे मार, पीठ पे क्या मारता है ना। ऐसा होता है कि हार्ट पे डैमेज होता है, सब कहते हैं पीठ पे मार ले भाई, छाती पे मत मार, है ना। ठीक है, आगे देखो, चैम्बर ऑफ हार्ट्स, तुम्हें पता है 4 चैम्बर होता है जनरली अपने वाले हार्ट्स में, तो है ना, सीडी कॉमेडी के बाद में बात करेंगे, पहले अपना बात कर लेते हैं। तो ये कह रहा है इंटरनल हार्ट डिवाइडेड इनटू द 4 चैम्बर, दो तो कौन से होते हैं, अपर चैम्बर और 2 लोअर। अपर में कौन सा होगा, लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट, राइट और लेफ्ट आर्ट्रियम, और नीचे वाले दोनों कौन से हो जाएंगे, वेंट्रिकल्स, लेफ्ट राइट, जो डायग्राम में अच्छे से देख लेंगे। फिर कह रहा है द सुपीरियर वेना केवा बेरिंग द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, बॉडी से जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, 2 टाइप का ब्लड की बात करेंगे अपन, है ना, आगे बताएंगे, एक तो ऑक्सीजनेटेड और एक डीऑक्सीजनेटेड। ऑक्सीजनेटेड मतलब जिसमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन हाई हो, डीऑक्सीजनेटेड जिसमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन लो हो, है ना। कभी ये नहीं सोचना प्योर और इम्प्योर ब्लड है वो, है ना। प्योर ब्लड अपन उसको कहते हैं जिसमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन अच्छी है, क्यों, क्योंकि सेल को तो वो ब्लड चाहिए जिसमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन क्या हो, हाई हो। डीऑक्सीजनेटेड को इम्प्योर कहने का रीजन ही यही है, क्योंकि उसमें क्या कम है, ऑक्सीजन कम है और CO2 ज्यादा है, दैट्स वाई अपन उसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या कहते हैं, इम्प्योर ब्लड। फिर है वेना केवा, जो होती है 2 टाइप की है ना, ओ शिट, एक तो फिर है सुपीरियर वेना केवा, और फिर वेना केवा ब्रिंग द ब्लड फ्रॉम द पोस्टल रीजन ऑफ द ब्लड इंक्लूडिंग द एब्डोमिनल एंड लेग्स ऑफ द राइट एंट्रिकुलम। अब देखो राइट एंट्रिकुलम कौन सा ब्लड ले रहा है, डीऑक्सीजनेटेड, कौन सा ले रहा है, डीऑक्सीजनेट, ठीक है, और दोनों से ही आ रहा है, एक तो सुपीरियर से आ रहा है, एक इंफीरियर वेना केवा से, दोनों अलग अलग जगह से लाता है, एक
फास्ट पार्ट से लाएगा, यानी ये इंफीरियर है, ये तो कहाँ से ला रहा है, लेग से ला रहा है, एब्डोमेन से ला रहा है, एब्डोमेन मतलब नीचे वाले पार्ट यानी पेट वगैरह से, और ये सुपीरियर जो है ये ला रहा है हेड से, चेस्ट से, यानी ऊपर से एक आएगी। पहला डायग्राम कहाँ है, ये देखो, आ जा भाई, देखो कुछ नीचे से आ रही है, कुछ ऊपर से आ रही है, ठीक है। तो एक नीचे से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाएगी, एक ऊपर से लाएगी, लाके फाइनली किस में डालेंगे, हार्ट में ही डालेंगे। किस में डालेंगे, हार्ट में, ठीक है। और वो कौन से पार्ट में डालेंगे, ये डालेंगे राइट आर्टिकुलम में। किस में डालेंगे, आर्ट्रियम में, सॉरी, ठीक है। फिर कह रहा है ब्लड फ्रॉम द राइट आर्ट्रियम एंटर थ्रू द राइट वेंट, किसमें, वेंट्रिकुलम में, ठीक है। राइट आर्टिकुलम से कहाँ ब्लड चला जाएगा, वेंट्रिकुलम। फिर है फ्रॉम राइट वेंट्रिकुलर टू ब्लड सेंड टू द लंग्स थ्रू द पल्मोनरी आर्टरी। अब देखो दो चीजें आ रही है, एक तो आर्टरी आ रही है और एक क्या आ रही है, वेन आ रही है। क्या आ रही है, वेन, ठीक है। अब आर्टरी और वेन में डिफरेंस आगे देखना है, पर अभी के लिए एक बार समझ लो। आर्टरी जो होती है जनरली अपन कहते हैं कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जा रही है, किसको, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, बट ये इसकी सही डेफिनेशन नहीं है। सही डेफिनेशन यही होता है, आर्टरी वो होती है जो ब्लड को कहां से लेके जा रही है, हार्ट टू ऑर्गन की ओर, हार्ट टू ऑर्गन की ओर लेके जाने वाली, तो क्या हो जाएगी, आर्टरी। और ऑर्गन टू हार्ट की तरफ लाने वाली वेंस हो जाएगी, ध्यान रखना है ना, इस पे डिफरेंस भी पूछा जाता है। फिर हो रहा है कि ब्लड वेसल्स लेवलिंग ऑफ द हार्ट, इसमें देखो फॉर पल्मोनरी वेंस कैरिंग द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू द लेफ्ट आर्टरी। देखो पहले राइट वाले में तो क्या हो गया, डीऑक्सीजनेटेड, और लेफ्ट वाले में क्या हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड, ठीक है। फ्रॉम लेफ्ट आर्टियम ब्लड एंटर टू द लेफ्ट वेंट्रिकुलम, और लेफ्ट वेंट्रिकुलम टू ऑक्सीजनेटेड ब्लड सेंडेड टू द ऑल पार्ट ऑफ द थ्रू अयोटा। किससे, अयोटा से अपन किसको पास भेज देंगे, पूरे बॉडी पार्ट्स के पास। अयोटा एक टाइप की क्या है, आर्टरिक वेन, आर्टरी है, क्या है, आर्टरी। हिंदी में इसको बोलते हैं महाधमनी। क्या बोलते हैं, धमनी, 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 धमनियों में धमनी, महाधमनी, ठीक है। फिर है कि द, इसमें क्या लिखा है, तीन प्रोजेक्शन कप लोकेटेड टू द राइट आर्टिकुलम, ठीक है। एक तो इसमें जो होता है लोकेट करता है, थ्री प्रोजेक्शन वाला कप है ना, अपन कहते हैं ना ढक्कन जो होता है ना, उसमें तीन प्रोजेक्शन होते हैं, और इसमें होता है दो वाला, है ना। इनको अपन लास्ट में देख लेंगे, एक बार डायग्राम पे आते हैं, ठीक है। देखो ये है, ये कौन सा हो गया, इसको बोला अपन ने राइट आर्ट्रियम, ठीक है। और ये कौन सा हो गया, राइट वेंट्रिकुलर, और ये लेफ्ट वेंट्रिकुलम, और ये लेफ्ट आर्ट्रियम। इसमें कोई दिक्कत है नहीं, डायग्राम बनाना बहुत इजी है, ठीक है। इतना कॉम्प्लिकेट नहीं बनाना है अपने को सीधा यूं ही बनाना है। एक ये, फिर यूं आया, फिर एक ये, ठीक है, फिर यूं, फिर यूं, थोड़ा ऐसे लंबा खींच लेना इसको, है ना। ये बना दिया, फिर इसको यहाँ मिला दिया, और इसको यहाँ मिला दिया, ठीक है। ये कौन सा हो गया, लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकुलम, राइट वेंट्रिकुलम, और राइट, बोलो रे, ठीक है। अब देखो इसमें क्या आएगा, प्योर, है ना, लेफ्ट में, ठीक है। लेफ्ट में क्या आया, इम्प्योर, बाय विद द वेना कावा, है ना, कावा, ठीक है। कावा से क्या याद आया तेरे को, कावा, उड़ जा काला कावा, काला धोड़ा वो पता नहीं, कावा है ये, है ना। और साथ में यहाँ पे ये दिखा रहा है कि ये देखो वेना केवा फ्रॉम द लोअर बॉडी। मैंने तुम्हें कहा था एक लोअर बॉडी से ब्लड को लेके आती है, एक अपर बॉडी से लेके आती है, पर लाने वाली तो कौन हो गई, वेना केवा। इतना नाम याद रखना है कि सर ये ले आ रही है जो, तो कौन है, वेना केवा। अब देखो फिर किस में जाएगा, लेफ्ट वेंट्रियम में, किस में जाएगा, लेफ्ट वेंट्रियम में। फिर यहां से ब्लड के लिए देखो इसने क्या किया है कि यहां से वापस निकालते टाइम में इसने यहां से निकाला ऐसे, है ना। देखो ये एक्चुअल में क्या किया है कि एक्चुअल हार्ट के अंदर इसी तरीके से निकलती है, ठीक है, ऐसे नीचे नहीं। तो तुम भी यहां से एक पाइप निकालना, और फिर ये एक अपर बॉडी में ले जाएगी, एक क्या ले जाएगी, वाह भाई, ये जाएगा कहां पे, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, अपर बॉडी लोअर बॉडी में, लंग्स के पास। तो यहां से कहां जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, कहां जाएगा, लंग्स के पास। पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहां जाएगा, लंग्स के पास। लंग्स में क्या पड़ी है, बहुत सारी
ऑक्सीजन, तो वहां से क्या करेगा, ऑक्सीजनेटेड होगा, क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड, और फिर कहां आएगा, राइट आर्ट्रियम में, कहां आएगा, अब राइट आर्ट्रियम में लेने वाली कौन सी हो जाएगी, पल्मोनरी वेंस हो जाएगी। देखो अब यहां पे ध्यान रखना, पल्मोनरी आर्टरी हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जा रही, पर वेंस जो है वो लेके आ रही ऑक्सीजनेटेड। यहां पे वो डेफिनेशन जो है एकदम परफेक्ट हो जाती है कि हार्ट टू ऑर्गन की ओर, लंग्स इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ ऑर्गन, एक ऑर्गन ही है, तो ऑर्गन की तरफ लेके जाने वाली क्या हो गई, आर्टरी, और लेके आ रही है बट है कैसा, ऑक्सीजनेटेड, वो कौन हो गई, वेन। यानी पूछ लेता है पल्मोनरी वेन कंटेंट विच टाइप ऑफ ब्लड, तो अपने को आंसर क्या लिखना है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कौन सा। अब किस में आएगा, राइट आर्ट्रियम में आया, उसके बाद राइट वेंट्रियम, फिर कहां जाएगा, डिफरेंट ऑर्गन्स के पास चला जाएगा, किस में चला जाएगा, डिफरेंट ऑर्गन। अब मेरे को बताओ हार्ट में ब्लड कितनी बार आया, 2 बार आया, कितनी बार आया, 2 बार, दैट्स वाई अपन इसको क्या कहते हैं, कौन सा, है ना, डबल सर्कुलेशन कहते हैं, क्या कहते हैं, डबल सर्कुलेशन, 2 बार पंप वाला है, क्या बात है। हिंदी में होता तो तेरे को पता चलता है कि उसको यूं कह देता तू, दोहरा परिसंचरण, पर वहां पे भी परिसंचरण आना जरूरी है, तो तुम्हारे हिंदी में नहीं है तो इंग्लिश में क्या हो गया, डबल सर्कुलेशन, कौन सा हो गया, डबल सर्कुलेशन। देखो इसने डायग्राम बनाया, ये कौन सी है, वेना केवा से क्या आया, ब्लड आया, डीऑक्सीजनेटेड, कहां गया, लंग्स में, लंग्स के पहले कौन से पार्ट में, लेफ्ट आर्ट्रियम में, फिर लेफ्ट वेंट्रिकुलम में। हमेशा ध्यान रखो राइट पार्ट जो होता है वो राइट होता है, राइट पार्ट हमेशा राइट होता है, और राइट में क्या रखना है अपने को, ऑक्सीजनेट, कैसे को, ऑक्सीजन वाले को, तो राइट में तो कौन सा है, ऑक्सीजन वाला, और लेफ्ट हमेशा लेफ्ट ही होता है, तो उसमें क्या रख देंगे, CO2, और राइट में O2। अब भूलने की गुंजाइश ही नहीं है, तो लेफ्ट में क्या आया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, और वो लेफ्ट में से होते हुए कहां जाएगा, लंग्स के पास, लंग्स से जो भी रिलेटेड चीजें होती है उनको कहते हैं पल्मोनरी। तुम्हें तो पता होगा, तो कोविड को भी कहा था पल्मोनरी डिजीज है, ये कौन सा डिजीज है, पल्मोनरी, क्योंकि तुम लोगों ने सुना होगा लंग्स खराब हो रहे थे लोगों के, है ना, तो दैट्स वाई अपन लंग्स से रिलेटेड कोई भी चीज होती है तो उसको क्या कहते हैं, पल्मोनरी, और हार्ट से रिलेटेड होती है उसको कार्डियक बोलते हैं, है ना, क्या बोलते हैं, कार्डियक। तुम लोगों ने सुना होगा कार्डियक डिपार्टमेंट, कार्डियक अरेस्ट हो गया उनको, है ना, तो वो क्या हो गया, कार्डियक। और रीनल पार्ट बोलते हैं अपन इसको, किडनी को, किसको, किडनी जो होती है उसको रीनल कह देंगे। अभी ध्यान रखना, वेना केवा से आई, फिर कहां जाएगी, ये कौन सा हो गया, लेफ्ट आर्ट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकुलम, फिर ब्लड जाएगा कहां पे, लंग्स के पास, कहां गया, यहां से लंग्स के पास, लंग्स ने क्या किया, ऑक्सीजनेटेड किया, और ये लेके जाने वाली तो पल्मोनरी आर्टरी, लेके आने वाली पल्मोनरी वेंस, और फिर कहां आ जाएगा, राइट आर्ट्रियम के पास, और राइट से फिर राइट कौन से, वेंट्रिकुलम, और फिर कहां जाएगी, बॉडी के पास, किससे, आयोटा से, किससे, ठीक है। अब देखो ये यही कह रहा था, हार्ट रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी एंड इट्स पंप टू द ब्लड टू द लंग्स। पहले तो ब्लड आया और उसको किसको दिया, लंग्स को दिया, ठीक है, ठीक है। उसके बाद द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स एंटर रिटर्न टू द हार्ट, फिर कहां आएगा, हार्ट में आएगा। आफ्टर देन कह रहा है विच इज द पंप अगेन इनटू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी बाय द हार्ट, फिर डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी के पास किससे वापस पंप कौन करेगा, हार्ट करेगा। दस द ब्लड पासेज विच ट्विस्ट थ्रू द हार्ट मेकिंग वन कंप्लीट राउंड थ्रू द बॉडी, इट इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन। एक बार में 2 बार हार्ट के अंदर आके गया, एक सर्कुलेशन कंप्लीट किया ना तो कितनी बार आया, 2 बार, दैट्स वाई अपन इसको क्या कहते हैं, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। आगे बात करें तो पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या है रे, हैं, प्रोटीन्स टू लंग्स, द ब्लड फ्लो फ्रॉम द राइट वेंट्रिकुलम टू द लंग्स एंड पल्मोनरी वेन्स collect the deoxygenated blood from the lungs and carry its back to the heart, ठीक है। अपने को ये अपन पूरा सिस्टम समझ चुके हैं, खुद से लिख सकते हैं अपन, है ना। अपने को पहली बात ये कहना है कि वेना केवा से ब्लड आया लेफ्ट आर्ट्रियम में, फिर लेफ्ट वेंट्रिकुलम में, फिर लंग्स के पास गया थ्रू द पल्मोनरी आर्टरी, फिर लंग्स ने वापस भेजा थ्रू द पल्मोनरी वेंस, फिर पल्मोनरी वेंस ने क्या किसको दिया, राइट आर्ट्रियम को, फिर राइट आर्ट्रियम ने लेफ्ट राइट वेंट्रिकुलम से होते हुए कहां भेज दिया,
बॉडी के पास, है ना, ऑर्गन्स के, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन के पास, फिर ऑर्गन से क्या हो गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। एक बार ब्लड ऑर्गन से होके वापस ऑर्गन तक आएगा तो वो क्या होगा, एक सर्कल होता है। और देखो क्लोज है, कहीं से ऐसा नहीं है कि ब्लड खुला हुआ है और इधर जा रहा है उधर जा रहा है, एक फिक्स पॉइंट में खून घूम रहा है। इसी वजह से अपन कहते हैं क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है अपना। कौन सा है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। द सिस्टम ऑफ circulation prevent by the major circulation of the body. The aorta receive the blood from the left ventriculum and send to the various part of the body, and vena collect the deoxygenated blood from the parts of and pour to the back into the right atrium. एक बार इसको अच्छे से पढ़ना, कोई दिक्कत हो तो बताना, मार कर नीचे रख दे। अब भाई बीपी, ये क्या हो गई, बीपी। डॉक्टर जाता है फुसफुस करके, पहले तो बेचारा फुसफुस करके चेक करता था, मर्क्यूरी लेवल देखता था कि मर्क्यूरी लेवल कितना क्या हाई गया है, कितना क्या लो हुआ है, उसके अकॉर्डिंग देखता था, ठीक है। अब तो आ गए डिजिटल वाले। एक्चुअल में वो क्या देखता है, प्रेशर देखता है, किसका, ब्लड का। यहाँ बांधता है ना, यहाँ पे जो भी अपनी आर्टरी वेन्स है उनमें क्या देखेगा, ब्लड कितने प्रेशर से चल रहा है ना। अगर हार्ट ज्यादा ऐसे पंप करेगा तो वो क्या होगा, ब्लड का प्रेशर बढ़ जाएगा। प्रेशर बढ़ेगा तो क्या हो रहा है, आर्टरी और वेन के वॉल पे क्या लग रहा है, ज्यादा प्रेशर लग रहा है तो फट भी सकती है। तुम लोगों को पता है ब्रेन के अंदर अगर ज्यादा ब्लड का लेवल, मतलब ब्लड का प्रेशर बढ़ रहा है तो ब्रेन की कोई वेन फट गई तो अंदर का क्या हो जाएगा, ब्लीडिंग होने शुरू हो जाएगी। इसलिए कहते हैं कि ज्यादा बीपी हाई हो जाए तो आदमी के मरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब लो हो गई तो क्या होगा, ब्रेन तक क्या नहीं पहुंचेगी, ऑक्सीजन ही नहीं पहुंचेगी, तो व्यक्ति फिर भी क्या हो सकता है, मर सकता है। तो ब्लड प्रेशर इज द प्रेशर विच इज द ब्लड एंटर्स टू द वॉल ऑफ द ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स पे क्या लगेगा, प्रेशर लगेगा, वही क्या होता है, ब्लड प्रेशर होता है, वही क्या होता है, ठीक है। इसमें दो टाइप का होता है, एक तो सिस्टोल होता है, एक कौन सा होता है, डायस्ट्रोल, है ना। तभी तुम लोगों ने देखा होगा 80 120 ऐसे दो टाइप में लिखा होता है ना। फिर आगे लिखते हैं mm ऑफ Hg, है ना, मतलब इतना मिलीमीटर पर मर्क्यूरी, ठीक है। तो ये किसके बारे में अपन बात कर रहे हैं, ब्लड प्रेशर किससे मेजर करते हैं, स्पेग्नोमेनोमीटर से। किससे, स्पेग्नोमेनोमीटर। वो होता है ना यहाँ पे दबा के, फिर वो अंकल मजे लेते हैं दबा दबा के कि हाँ हवा भर रहा हूँ, फुस 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 फुस, है ना, और अपने को थोड़ा सा ऐसा जोर भी आता है, वो क्या है, स्पेग्नोमेनोमीटर, ठीक है। हाई ब्लड प्रेशर इज आल्सो कॉल्ड हाइपरटेंशन, क्योंकि टेंशन बढ़ेगी तभी तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, और जो टेंशन फ्री रहेगा उसको क्या हो जाएगा, लो प्रेशर। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है ना। अब ये अच्छा अपन ने उल्टा लिखा है इसको, आ गया रे, ठीक है। पेन कहाँ है, 120/80, है ना, ध्यान रखना। ये कौन सा हो जाएगा, लो वाला, और ये हाई वाला, अपने को ध्यान रखना है। ब्लड प्रेशर ऑफ वेरियस एजेज ऑफ हेल्थ पर्सन, तुम्हें पता है अलग अलग एज वाले लोगों को ब्लड प्रेशर भी अलग अलग। तुम्हारा ब्लड प्रेशर देखे तो थोड़ा ठीक मिलेगा, छोटे बच्चों का और हाई भी मिल सकता है ना। तुम लोग दौड़ के आते हो तो ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है, फिर नॉर्मल हो जाता है। बूढ़े बुजुर्गों को देखोगे तो ब्लड प्रेशर भी अलग टाइप का आएगा। अब ब्लड वेसल्स की बात है, दो टाइप की होती है, एक आर्टरी और एक वेन, और एक होती है कैपिलरीज, पतले पतले जो होती है, जो अपन ने कहा बात की थी, एक तो लंग्स में बात की और एक विलाई से जो जुड़ी रहती है, वो क्या होती है, ब्लड कैपिलरीज, है ना। देखो ब्लड वेसल्स आर द ट्यूब फ्रॉम ब्लड फ्रॉम द हार्ट इज कैरी बाय द डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी, ठीक है। डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी तक ले जाने के लिए क्या चाहिए अपने को, आर्टरी चाहिए। देखो आर्टरी और वेन, ठीक है। आर्टरी की आउटर लेयर जो होती है कैसे रंग की है, रेड टाइप की। कैसी है, रेड टाइप की। देखना कभी, है ना, हरा हरा नीला नीला कुछ दिखता है हाथ में, तू मत देख, तेरे नहीं दिखेगी, दिख रही है, हाँ। मोटी चमड़ी वाले नहीं देखे, है ना, गोरे गोरे बच्चे जो होते हैं उनके ऐसे देखोगे तो एकदम ऐसे लाल लाल हरी हरी नालियां दिखती है ना। कुछ बच्चों के तो ऐसे मुंह पे दिखती रहती है एकदम ऐसे कि ग्रीन ग्रीन दिख रही है, हाथों में तो दिख ही जाती है, वैसे यहाँ वाली तो दिख ही जाती है, ठीक है। तो ग्रीन वाली तो ये ग्रीन यानी हल्की सी ब्लूइश जो होती है वो तो क्या हो जाएगी, वेन, और आर्टरी कैसी होती है, रेडिश होती है, ठीक है। अब देखो इलास्टिक लेयर होती है, इनकी इनर लेयर जो होती है थोड़ी इलास्टिक होती है, यानी एक्सपेंड हो सकती है, और स्मूथ मसल होता है, बार वाला कैसा होता है, स्मूथ मसल, और ये कौन सी हो गई, इनर लेयर, ठीक है। और इनके लिए भी ये स्मूथ मसल और इनर लेयर हो गई, ठीक है। अब देखो इनके अंदर है ना एक साइड में फ्लो हो, इसके लिए वॉल्स होते हैं। वेन्स में क्या होते हैं, देखो ये वॉल्स है, ये क्या है,
वॉल्स, ताकि ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस नहीं चला जाए, ऑर्गन के पास ब्लड का फ्लो उल्टा नहीं हो, इसलिए इन पे क्या होते हैं, वॉल्स होते हैं। जैसे ऐसे टाइप के वॉल्स होते हैं, ब्लड आया, ठीक है, तो आने टाइम तो ये खुल जाएंगे, अब ब्लड वापस जा रहा है तो अब यहां से प्रेशर लगेगा तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे गेट बंद हो जाता है, ठीक है, दैट्स वाई। आगे देखो, ये देखो, आर्टरी इज द ब्लड वेसल विच कैरी आउट ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, अपन ब्लड को हार्ट से दूर ले जा रहे हैं, वो तो क्या हो गई आर्टरी। और वेंस क्या हो जाएगी, जो कैरी आउट ब्लड को हार्ट की ओर लेके आ रही है, ठीक है। इलास्टिक और थिन मसल्स, इनकी इलास्टिसिटी होती है, और थिक का मतलब क्या होता है, मोटा, ठीक है। आर्टरी थोड़ी मोटी होती है, आर्टरी कैसी होती है, थोड़ी मोटी, और ये कैसी होती है, थिन यानी पतली होती है। रीजन क्या है, क्योंकि आर्टरी के अंदर क्या होता है, ब्लड का प्रेशर थोड़ा हाई होता है। रीजन क्या हो सकता है, क्योंकि वो ब्लड को लेके जा रही है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जा रही है, तो वो जल्दी जाना चाहिए, इस वजह से वहां पे क्या होता है, ब्लड प्रेशर थोड़ा हाई होता है, तो दैट्स वाई वो उसकी वॉल को डैमेज नहीं करे, इसलिए। फिर है नैरो कैविटी विच इज द ब्लड फ्लो, और उनका जो पाथ भी होता है वो नैरो होता है, यानी वो थोड़ी पतले होते हैं। पतले पाइप में प्रेशर ज्यादा होगा, मोटे पाइप में, पतले में सीधी सी बात है, पतले पाइप में वॉल पे क्या लगेगा, प्रेशर ज्यादा, दैट्स वाई, है ना। और इनकी कैविटी थोड़ी ब्रॉड होती है एज कंपेयर टू आर्टरी। फिर वेंस हैव द वॉल्स विच आर प्रिवेंट टू द बैक फ्लो ऑफ ब्लड, ब्लैक फ्लो ब्लड का रोकने के लिए क्या होते हैं, इनमें वॉल्स होते हैं। क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द ब्लड वेसल्स हैव द वॉल्स टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड, है ना, तो अपने को क्या जवाब देना है, वेंस। रीजन अपने को इतना सा याद रखना है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता तो कोई बात नहीं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस जाएगा तो लफड़ा हो जाएगा, इसलिए अपन ने क्या लगा दिए, वॉल्स। और लार्जेस्ट आर्टरी यानी सबसे बड़ी आर्टरी कौन सी हो जाएगी, एरोटा, कौन सी हो जाएगी, वो कहां से क्या लेके जाती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे बॉडी तक लेके जाने का काम करती है। अब आता है कैपिलरीज का, ये बहुत पतली पतली होती है, दैट्स वाई इनको क्या कहा है, वेरी नैरो ब्लड वेसल्स विच आर लोकेटेड विद इन द टिश्यू। ब्लड के शरीर में तो क्या घूम रही है, वेंस और आर्टरी, बट टिश्यू के पास कौन जाएगी, कैपिलरीज जाएगी, यानी किसी पर्टिकुलर ऑर्गन के टिश्यू तक भेजनी है तो क्या जाएगी, कैपिलरीज। जैसे अपन ने बात की, जो अपना क्या कहते हैं, लंग्स की फंक्शनल यूनिट कौन है, एल्वोलाई, है ना, एल्वोलाई, एल्वोलाई से कौन कनेक्ट रहेंगी, ये कैपिलरीज, कौन रहेगी, कैपिलरीज। फिर इट हैज द एक्सट्रीमली थिन वॉल, इनकी बहुत पतली वॉल्स होती है, ठीक है। द आर्टरी ब्रांचेज फ्रॉम द आर्ट्रियोल्स एंड ब्रेक इनटू द कैपिलरीज, ये जो होती है ये आर्टरी से निकलेगी और किस में बदल जाएगी, कैपिलरीज में बदल जाती है। और कैपिलरीज ग्रांटेड टू द रेनेट एंड वेन्यूल्स विच आर कंबाइन, और ये वापस ये कंबाइन होके क्या बना देगी, जब वापस ले जा रही है तब वेंस में कंप्लीट हो जाती है। जैसे इस डायग्राम में देखोगे तुम लोग, हाँ ये देखो, यहां से आई तो ये कैपिलरीज है, ये वापस मिलके क्या बना रही है, वेन बना रही है, और ये वाली कैपिलरीज मिलके क्या बना रही है, आर्टरी बना रही है, ठीक है। अब देखो, कैपिलरीज अलाउ टू द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल सच एज द न्यूट्रिशन, मेटाबॉलिज्म, वेस्टेज एंड रेस्पिरेशन गैसेज बिटवीन द ब्लड एंड सेल। यही है जो किसको एक्सचेंज करवाएगी, ब्लड के अंदर चीजों का एक्सचेंज करवाने में हेल्प करवाती है। लास्ट एंड फाइनल, मैंने ये प्लेटलेट्स का काम क्या है और लिम्फ क्या है। प्लेटलेट्स क्या होता है, नेचुरली लॉस ऑफ द ब्लड फ्रॉम द सिस्टम हैज द बीन द मिनिमाइज, है ना, कौन नेचुरली ब्लड के फ्लो को मिनिमाइज कौन करेगा, प्लेटलेट, ठीक है। इट एडिंग टू द लैक ऑफ द लॉस ऑफ द ब्लड प्रेशर, ठीक है, ठीक है। पंपिंग सिस्टम को भी ये क्या कर देता है, थोड़ा धीरे कर देता है। टू अवॉइड द ब्लड हैज द प्लेटलेट सेल विच सर्कुलेट अराउंड द body and plug these lacks by the helping to the clot and blood at the these points of injury वाले पॉइंट्स पे ये ब्लड के फ्लो को भी कम करवा के वहां पे क्या करवा देगा, क्लॉट करवाएगा। एक बार पढ़ना इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, है ना, प्लेटलेट्स पे क्वेश्चन पक्का आएगा। फिर लिम्फ जो होते हैं, है ना, लिम्फ जो होते हैं वो क्या करते हैं, लिम्फ एक्चुअल में क्या होता है कि जब ब्लड कैपिलरीज में से फ्लो आउट होता है, कैपिलरीज बहुत छोटी होती है, कुछ पार्ट्स ब्लड का जाके इंटरसेल्यूलर स्पेस में, टिश्यू के इंटरसेल्यूलर स्पेस में जाके क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। उन सबको लेके आने वाला तो क्या हो जाएगा, लिम्फ सिस्टम हो जाएगा, ठीक है। और जो वो वेस्टेज वहां पे इकट्ठा हुआ है उसको क्या कह देंगे, लिम्फ। इसका फंक्शन क्या है, एक तो जैसे फैट वगैरह है
है ना। फैट का ट्रांसपोर्टेशन भी करवाना है तो ये कौन करवाएगी, लिम्फ टिश्यू करवाते हैं, ठीक है, लिम्फ वगैरह टिश्यू करवाते हैं। इनमें व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं, ठीक है, जो कि लिम्फ को प्रोटेक्ट करती है किससे, सॉरी, जो लिम्फ प्रोटेक्ट करते हैं किसको, बॉडी को डिजीज से। तो आज के लिए इतना ही, बाकी करते हैं नेक्स्ट क्लास में।